इस वीडियो में हम लोग जानेंगे चैप्टर 9 के बारे में और ये है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। जब हम लोग क्लास 8 में थे तो हम हमारे दोस्तों के साथ काफ़ी एक्साइटेड रहते थे ये चैप्टर पढ़ने के लिए, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स पढ़ने के लिए। तो आई होप कि आप लोग भी उतना ही एक्साइटेड हो और ये वीडियो में आपको काफ़ी कुछ जानने को भी मिलेगा कि एनिमल कैसे रिप्रोड्यूस करता है। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में भी जानेंगे। तो चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखो, रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट है, एसेंशियल है, ज़रूरी है। रिप्रोडक्शन उतना ही ज़रूरी होता है जितना कि आदमी खाना खाए और अपना जीवन यापन करे। जितना कि आदमी खाना को पचाए और अपना जीवन यापन करे, उतना ही ज़रूरी रिप्रोडक्शन भी होता है। रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इससे हम लोग जानते हैं कि किसी भी एक प्रकार का इंडिविजुअल या किसी भी एक प्रकार का स्पीसीज़ जो है वो कंटिन्यू करते रहेगा अपना लाइफ साइकिल। एग्जाम्पल के तौर पे आपके दादाजी थे, फिर दादाजी के बाद आपके पापा आए, आपके पापा के बाद आप आए, आपके बाद अब आपका सन या डॉटर कोई भी आएगा, फिर उनका डॉटर या सन आएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि एक जनरेशन टू जनरेशन चीज़ें चलती रहती है। अगर इस तरह चीज़ें नहीं चलती तो हम लोग शायद कभी होते ही नहीं, है ना, इंसान तो कभी पैदा ही नहीं होता फिर। तो इसलिए रिप्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस चैप्टर में हम लोग जानते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। देखो, रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पहले जानेंगे, फिर हम लोग जानेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पहले बारे में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानने से पहले आपके लिए एक छोटा सा एक्टिविटी है। आपको बताना है कि कौन सा एनिमल किस तरह का यंग वंश देता है, यानी कि किस तरह का वो बच्चे पैदा करता है। एग्जाम्पल के तौर पे, या जो बच्चे पैदा करता है उसका नाम क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे ह्यूमन, इंसान जो है वो बेबी पैदा करते हैं, कैट जो है वो किटन पैदा करती है। ठीक है, तो उसी तरह आप बताओ कमेंट में कि डॉग का बच्चे को क्या बोलते हैं, बटरफ्लाई के बच्चे को क्या बोलते हैं, काव के बच्चे को क्या बोलते हैं और फ्रॉग के बच्चे को क्या बोलते हैं। कमेंट में उसका आंसर देना। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। क्लास 7 में हम लोगों ने फ्लावर के बारे में पढ़ा था कि फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह होता है। तो हम लोगों ने ये जाना था कि फ्लावर में भी दो टाइप का चीज़ होता है, एक होता है मेल, एक होता है फीमेल, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। उसी प्रकार से इंसानों में भी दो तरह का जेंडर होता है नॉर्मली। तीसरा तो आजकल थर्ड जेंडर भी आ गया है, क्या नाम है उसका, जो भी है थर्ड जेंडर, गे एंड लेस्बियन वगैरह, बट उसको भी हम लोग साइड में रखते हैं। तो हम लोग दो जेंडर के बारे में बात करेंगे। पहला होगा मेल, दूसरा होगा फीमेल। तो हम लोग क्लास 9 में ये पढ़े थे कि प्लांट के पास, ठीक है, प्लांट के पास रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है, उसी प्रकार इंसानों के पास भी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है। जैसे कि इंसान का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है और वो फ्यूज़ होके बनाता है जाइगोट। इसके बारे में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो जो फ्यूज़न होता है मेल और फीमेल गैमेट का और जो बनता है जाइगोट, इसको हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Sexual reproduction is a type of reproduction beginning from the fusion of male and female gametes is called sexual reproduction। ठीक है, इसको आप याद कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा इस क्लास में भी और बाद में भी आपका एग्ज़ाम में भी। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं पहले रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में। आई होप कि आप लोग एक्साइटेड हो चुके हो, जैसे हम लोग एक्साइटेड होते थे। हम लोग भी काफ़ी एक्साइटेड होते थे इसको जानने के लिए। तो पहला है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपको पता ही है कहाँ पर है ना, आपके दोनों थाई के बीच में होगा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में होता है एक पेयर ऑफ टेस्टिस। ठीक है, इसको सिंगुलर में टेस्टिस बोलते हैं। टेस्टिस यानी कि जो दो गो बॉल जैसा है, ठीक है, दो बॉल जैसा रहता है, उसको बोलते हैं टेस्टिस। अब इसमें बनता है इसमें होता है दो स्पर्म डक्ट और एक पेनिस। इनफैक्ट मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में होता है दो टेस्टिस, दो स्पर्म डक्ट और एक पेनिस। ठीक है, पेनिस पेनिस वही होता है जिससे कि यूरिन जो है वो बाहर आएगा। ठीक है, और भी इसका काम है और वो आप बखूबी जानते हो। खैर, टेस्टिस जो है वो प्रोड्यूस करता है मेल गैमेट जिसका नाम है स्पर्म। टेस्टिस ये हो गया हमारा, ठीक है, ये देखो दो बॉल टाइप का रहता है, मतलब एकदम सर्कुलर टाइप का। इसमें बनता है स्पर्म, इसको बोलते हैं मेल गैमेट और इसका नाम है स्पर्म। ठीक है, मेल गैमेट बनता है, इसका नाम है स्पर्म। बहुत सारा मिलियंस ऑफ स्पर्म्स बनता है टेस्टिस में। टेस्टिस में मिलियंस ऑफ स्पर्म बनता है, जैसे कि ये देखो आप,
ये यहाँ पर स्पर्म है, एक ह्यूमन स्पर्म है। स्पर्म में क्या होता है, एक हेड होता है, एकदम प्योर ये इंसान जैसा है, एक हेड होता है इसके पास, एक मिडिल पीस होता है ये, और इसका एक टेल होता है, ठीक है। सोचो मिलियंस ऑफ स्पर्म बनता है, बट जब हम लोग फर्टिलाइजेशन करते हैं, जब एक फर्टिलाइज होता है तो एक स्पर्म का ही ज़रूरत होता है। सोचो भगवान ने कितना सोच के बनाया होगा, है ना, सब कुछ। तो यहाँ पर हम लोग इस फिगर में देख सकते हैं, ये जो है वो टेस्टिस है, ठीक है। ये जिससे यूरिन पास होता है उसको पेनिस बोलते हैं। ये है स्पर्म डक्ट, इसको बोलते हैं स्पर्म डक्ट, ठीक है। अब जो स्पर्म है, ये जो स्पर्म है, ये पूरी एक सिंगल सेल है, मात्र एक सेल है। और ऑर्गेनिजम्स तो मल्टीपल सेल का बना हुआ होता है, खास करके इंसान। तो हम लोगों ने देखा कि ह्यूमन का जो पार्ट है ना, ह्यूमन का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसमें दो बॉल टाइप का, ओवल टाइप का शेप है, जिसका नाम है टेस्टिस, ठीक है। ये सिंगुलर होता है टेस्टिस और प्लूरल होता है ईएस, ठीक है। ये पेनिस हो गया और ये हो गया स्पर्म डक्ट, जिससे स्पर्म जो है वो ट्रैवल करता है। अब यहाँ पर ये बच्ची पूछ रही है कि स्पर्म में टेल का क्या काम है, स्पर्म में टेल का क्या काम है। तो मैं आपको बता दूं कि स्पर्म में टेल क्या करता है ना, कि वो जल्दी जल्दी मतलब फास्ट ट्रैवल करने के लिए मदद करता है। तो अब हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जान गए, अब हम लोग जानते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन के बारे में, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन में कुछ इस प्रकार होता है। ये देखो, ये यूटेरस है, ठीक है, यूटेरस है, और यहाँ पे ओवेरी है, ये यहाँ पर एक बनता है, ये है ओविडक्ट, ठीक है। ये देखो लगता है जैसे कि हाथ रहे है ना, हाथ से पकड़ा हुआ है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑर्गेन आर ए पेयर ऑफ ओवेरी 1 and 2, ठीक है। ओविडक्ट्स 1 and 2, ठीक है, एंड यूटेरस, एक यूटेरस है, ठीक है। द ओवेरी प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट, यानी कि यहाँ पे बनता है एग, जैसे मैंने बताया मेल, जैसे मेल गैमेट बनता है यहाँ पे, वैसे ही यहाँ पे बनता है फीमेल गैमेट, जिसका नाम है एग, ठीक है। ये बनता है यहाँ पर एग। अब एग जो है वो ओविडक्ट से ट्रैवल करता है और ये पहुँच जाता है ओवरीज़ में, ठीक है। ये ओविडक्ट से ट्रैवल करता है, ठीक है। और हर महीने इसमें एक बनता है, हर महीने बस एक बनता है, जो कि ओविडक्ट से ट्रैवल करता है, और स्पर्म्स मिलियंस बनता है, ठीक है। यूटेरस जो है ऐसा पार्ट है जहाँ पर कि डेवलपमेंट ऑफ बेबी, यहाँ पे बच्चा जो है वो जो बेबी है, जो बच्चा है, वो धीरे धीरे यहाँ पर डेवलप करना स्टार्ट करता है। स्पर्म के जैसा ही एग भी एक सिंगल सेल है। ये देखो, ये है ह्यूमन का ओवम, ये न्यूक्लियस है, ये एक सिंगल सेल है, एक सेल है बस, ठीक है। अब जो बूझो है वो याद किया, उसको वैसे पता था, तो बूझो आप लोग को बस बता रहा है कि हर एनिमल का जो एग है वो अलग अलग होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जो इंसान का एग बनता है, यानी कि जो फीमेल का एग है वो अलग साइज का होगा, जो ऑस्ट्रिच का एग है वो अलग साइज का होगा, जो एलिफेंट का एग है वो अलग साइज का होगा। ऑस्ट्रिच का एग जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा एग होता है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं फर्टिलाइजेशन। तो हम लोगों ने पहले जाना मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड देन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, यानी कि मेल ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब जानते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन के बारे में। पहला स्टेप फर्टिलाइजेशन का ये होता है कि फ्यूज़न होगा स्पर्म और ओवम का। स्पर्म मेल वाला है, ओवम फीमेल वाला है, दोनों का होगा फ्यूज़न, ठीक है। जब स्पर्म एग के कांटेक्ट में आता है तो एक जो स्पर्म है वो एग के साथ फ्यूज़ कर सकता है। एग्जांपल के तौर पे ये देखो, ये मान लो एग है, ये मान लो स्पर्म है, ठीक है। बहुत सारा स्पर्म आता है, मिलियंस ऑफ स्पर्म, एक आ सकता है, इसमें आकर के फ्यूज़ कर जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ही मिलेगा तो इस प्रोसेस को बोलेंगे हम लोग फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फ्यूज़न ऑफ एग एंड द स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जैसे फर्टिलाइजेशन होगा तो स्पर्म का न्यूक्लियाई और एग दोनों मिलके एक न्यूक्लियस बनाएगा, ठीक है। यहाँ पर था हमारा पहले से ये हमारा, मान लेते हैं ये हमारा अगर स्पर्म है, ये अगर हमारा एग है, दोनों मिल जाएगा और मिलके एक बनाएगा जिसका एक ही न्यूक्लियस होगा, ठीक है। दोनों मिलके एक हो जाएगा और ये बनाएगा, जब ये एक न्यूक्लियस बन जाएगा तो ये बन जाएगा, इसको बोलेंगे हम लोग फर्टिलाइज्ड एग बोलेंगे या फिर जायगोट बोलेंगे। ये देखो, ये मेल है, ये फीमेल है, सॉरी ये आपका स्पर्म है, ये आपका
एग है, दोनों मिलके एक न्यूक्लियस बनाया, उसको हम लोग फिर बोलेंगे जाइगोट। ठीक है। अब इस जाइगोट से हम लोग का मतलब जो बेबी है वो डेवलप करना स्टार्ट होगा। यानी कि इस जाइगोट में दो सेल है, एक स्पर्म है, एक हमारा एग है। ठीक है। अब ये दोनों मिलके जो है वो जो है न्यू इंडिविजुअल बनाना स्टार्ट करेगा। प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन जो है वो एग सेल और स्पर्म सेल मिलके बनता है। स्पर्म सेल फादर देगा, एग सेल मदर देगी। ठीक है। और इस तरह से क्या होता है कि कुछ कुछ चीज़ें माँ का और कुछ कुछ चीज़ें पापा का, दोनों का बच्चे में आ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप खुद को कंपेयर करो। ठीक है। आपके पापा का कुछ कुछ हैबिट आप में होगा, आपकी माँ का भी कुछ कुछ हैबिट आप में होगा। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि माँ का एग और पापा का स्पर्म दोनों मिल के आपको बनाया गया है। ठीक है। आप खुद भी देखो, जो आपका अपना भाई बहन होगा वो भी आपके जैसा ही होगा, और उनमें भी आपके मम्मी पापा जैसा कुछ ना कुछ हरकतें होगी। ठीक है। फर्टिलाइजेशन जो है वो फीमेल बॉडी के अंदर, यानी कि जब जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि माँ के पेट में जब होता है, तो उसको हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। इंटरनल फर्टिलाइजेशन सिर्फ इंसानों में नहीं बल्कि अलग अलग जानवरों में भी देखने को मिलता है, जैसे कि इंसान हो गया, गाय हो गई, कुत्ते हो गए, है ना। उसके बाद आपका चिकन्स हो गया, हैन हो गया, यानी कि मुर्गी हो गई। ठीक है। इस प्रकार से कभी कभार क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन इंसान के बॉडी के बाहर भी होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जान लें। तो बूझो और पहेली को उनकी क्लास टीचर ने बताया कि किसी किसी महिलाओं का, किसी किसी औरत का जो ओविडक्ट है वो ब्लॉक्ड होता है। यहाँ पे हम लोग देख लें फिर से, ओविडक्ट कहाँ गया, ये। अब अगर ओविडक्ट ब्लॉक होगा तो इसका मतलब क्या होगा, एग जो है वो बनेगा तो ज़रूर, लेकिन वो पास नहीं हो पाएगा। जब एग ही पास नहीं हो पाएगा तो उनके पास बच्चे जो फर्टिलाइजेशन है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, वो नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो इस केस में क्या करता है जो डॉक्टर लोग हैं, वो एक रिलीज्ड एग डाल देता है। ठीक है। और एक स्पर्म डाल देता है और उन दोनों को मिला करके कुछ घंटों के लिए छोड़ देता है, और ये उस महिला के बॉडी में नहीं बल्कि बाहर में छोड़ा जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जाइगोट बनेगा। जाइगोट हम लोगों ने देखा, जहाँ पर जाइगोट बनेगा, इस जाइगोट को फिर से उस एक हफ्ते के लिए उसको डेवलप किया जाता है दूसरे जगह पर, और फिर इसको माँ के यूट्रस में डाल दिया जाता है, ताकि जो माँ है उसको फील हो कि हाँ उस बच्चा जो है उसी के पेट में हो रहा है। धीरे धीरे उस माँ के यूट्रस में ही बच्चा जो है वो बन जाता है, डेवलप हो जाता है, और फिर वो उसको फिर डिलीवर किया जाता है, मतलब कि उसको निकाला जाता है। बेबीज़ जो इस तरह से बॉर्न होते हैं इसको बोलते हैं हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी। हालांकि एक पन के तौर पे यहाँ बोला जा रहा है, ये टर्म टेस्ट ट्यूब बेबी एक्चुअल में मिसलीडिंग है, क्योंकि बेबीज़ जो है वो टेस्ट ट्यूब में नहीं बनता है, बल्कि बेबीज़ तो माँ के पेट में ही बनता है। हम लोगों ने थोड़ा बहुत ह्यूमंस के बारे में जाना, अब फ्रॉग के बारे में जानते हैं। देखो फ्रॉग्स क्या होता है ना, जैसे ही आप सुने होंगे फ्रॉग टर 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 आवाज़ करता है ना, टर टर। ये कब आवाज़ करता है, ये आवाज़ करता है रेनी सीजन में, यानी कि जब बारिश होता है तब। तो होता क्या है, फ्रॉग्स और टोड्स दोनों पॉन्ड्स की तरफ जाता है, और छोटी छोटी जो धाराएं बह रही है वहाँ चला जाता है। वहाँ पर मेल और फीमेल दोनों एक साथ क्लोज आते हैं। फीमेल जो है वो हंड्रेड्स ऑफ एग वहाँ पर लेकर देती है। जैसे कि मुर्गी है, मुर्गी हमेशा एक अंडा देती है, ठीक है, या ज़्यादा ज़्यादा 2 अंडा दे देगी। लेकिन फ्रॉग जो है वो 100, 300, 400, 500 एक बार में अंडा देता है। अब फ्रॉग का जो अंडा है वो कवर्ड नहीं होता है, ठीक है, और जैसे ही वो गिरता है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है, और वो काफ़ी ज़्यादा डेलिकेट हो जाता है, ठीक है। तो एक लेयर ऑफ जेली जो है उसको, उस अंडे को पकड़ के रखता है और अंडे को प्रोटेक्शन देता है। ये देखो आप, ये है जेली का लेयर और ये है अंडा, इसको बचा के रखा हुआ है ना। जैसे ही अंडा दिया जाता है, मेल आता है वहाँ पर और अपना स्पर्म इसमें दे देता है, ठीक है। जैसे अंडा और स्पर्म दोनों फ्यूज़ करेगा तो फिर क्या होगा, नया नया चीज़ें बनना आएगा। तो स्पर्म जो है वो जाता है और वहाँ पे पानी में तैरने लगता है, ठीक है, स्विम करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसके पास बहुत लंबा टेल है। जैसे ही स्पर्म एग के कांटेक्ट में आएगा, फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। इस तरह का फर्टिलाइजेशन जो कि
फ्रॉग के पेट के अंदर में नहीं हुआ, बल्कि फ्रॉग जो है वो अंडा अपना बाहर छोड़ दिया, फिर स्पर्म आके बाहर छूट गया, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पर बॉडी के अंदर में फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है एक्वेटिक एनिमल्स में, यानी कि ऐसे एनिमल्स जो पानी में रहते हो, जैसे कि फ़िश हो गया, स्टार फिश हो गया। ठीक है, अब यहाँ पूछा ये जा रहा है कि क्यों जो फ़िश है या फ्रॉग है ये एक बार में हज़ारों अंडा देता है, ऐसा क्यों है? सोचो, क्योंकि इसका जो अंडा है वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट रहता है और वो बहुत ख़राब भी हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं इंसान पे फिर से वापस आते हैं। हम लोग फ्रॉग के पास चले गए थे, अब फिर से हम लोग इंसान में आते हैं। तो यहाँ बोला जा रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ था एग और स्पर्म का, ये बन गया था जाइगोट। जाइगोट डेवलप किया धीरे धीरे और वो बना एम्ब्रायो। अब जाइगोट जो है उसके पास दो था, एक था अंडा और एक था स्पर्म। ठीक है, दोनों डिवाइड होना स्टार्ट किया और ये एक बॉल ऑफ सेल्स, यानी कि 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12, इस तरह होते होते एक बॉल ऑफ सेल्स बन गया। ये सेल्स जो है वो एक ग्रुप बनाना स्टार्ट किया और अलग अलग, जैसे हम लोग ने पढ़ा था, सेल के ऊपर क्या बनेगा, यानी कि सेल के बाद क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा। टिश्यू जब बनेगा तो उसके बाद क्या बनेगा, ऑर्गेन बनेगा। ऑर्गेन बनने के बाद क्या होगा, ऑर्गेनिज्म बनेगा, यानी कि बॉडी बनेगा। इस डेवलपिंग स्ट्रक्चर को कहा जाता है एम्ब्रायो। ठीक है, ये एम्ब्रायो जो है वो यूट्रस के वॉल में, यानी कि जो हमारा बहुत सारा सेल है वो जब चिपक जाता है यूट्रस के वॉल में, तो उसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रायो जो है इनफैक्ट वो जाकर के यूट्रस के वॉल में चिपक जाता है। ये देखो, काफ़ी सारा इसमें सेल है, छोटा छोटा जो सेल है ना उसको बोलते हैं, ये हमारा यूट्रस है और इसका वॉल में जाकर के ये चिपक गया है ना, ये देखो ये चिपक गया। ये फिर धीरे धीरे वहाँ पर डेवलप करना स्टार्ट करेगा और ये डेवलप करेगा यूट्रस में, और डेवलप करते करते ये बॉडी बनाएगा। किसका बॉडी बनाएगा, इंसान का बॉडी। जब इंसान का बॉडी बनेगा तो उसमें हैंड्स आएंगे, लेग्स आएंगे, हेड्स आएगी और आईज़, ईयर्स, मतलब कि जैसे एक इंसान का बच्चा पैदा होता है तो उसमें सब कुछ होता है, तो वो स्टेज वाइज स्टेज होता है। ठीक है, जब एक स्टेज आता है जब एम्ब्रायो जो है वो इतना बड़ा हो जाता है कि बच्चे का हर पार्ट दिखना स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि उसमें हाथ आ गया, पैर आ गया, है ना, मुंडी आ गया, तो उसको बोलेंगे हम लोग फिटस। एग्जाम्पल ये देखो आप, ये है फिटस। फिटस में मुंडी आ गया, पैर आ गया, हाथ आ गया। ये कहाँ पर बना है, तो माँ के यूट्रस में बना है, माँ यानी कि फीमेल। ठीक है, अब जब ये यूट्रस का डेवलपमेंट हो जाएगा ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली ये लगता है 9 मंथ। ठीक है, 9 मंथ जब ख़त्म हो जाएगा तो ये फिटस को, ये इसकी माँ जो है वो जन्म देगी उसको, जिसको बोलते हैं हम लोग डिलीवर कर देगी, तो फिर ये बच्चा जन्म धरती पर आ जाएगा। तो इंसानों में हम लोग ने जान गया कि बच्चा कैसे होता है, बट यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मुर्गी में कैसे होता होगा। ठीक है, मुर्गी में तो हैन में यानी कि मुर्गी में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि मुर्गी के अंदर अंडा होता है और स्पर्म जाता है और फिर वहाँ पर फर्टिलाइजेशन वगैरह होता है। तो दरअसल मुर्गी में ये होता है कि वहाँ पर जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है। जाइगोट जो है वो डेवलप करना स्टार्ट करता है, डिवाइड होता है और ये ओविडक्ट से नीचे आ जाता है। ठीक है, जैसे ये नीचे आता है ओविडक्ट से, मुर्गी का बताया जा रहा है, तो वहाँ पे बहुत सारा प्रोटेक्टिव लेयर्स बनना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए जब आप देखोगे जब मुर्गी का अंडा नीचे गिरेगा तो वो फूटेगा नहीं। ठीक है, इसमें एक हार्ड शेल बन जाता है ना, और इसलिए वो फूटता नहीं है। अब जब मुर्गी ने अंडा नीचे गिरा दिया अपना बड़ा वाला एम्ब्रायो उसको बोलते हैं इनफैक्ट, तो ये एम्ब्रायो लगभग 3 हफ्ते में एक उसके अंदर चिक निकलता है, यानी कि जिसको बोलते हैं मुर्गी के बच्चे को क्या बोलते हैं, जो भी है वो चिक निकलता है। ठीक है, और फिर चिक जो है वो बैठा रहता है और फिर फट से जैसे उसका मतलब एज पूरा हो जाएगा तो वो मुंडी खोल के अपना बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब जो चिक है वो लगभग 3-4 हफ्ते उसको लगता है अच्छे तरीके से डेवलप करने में। अब एनिमल्स जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, जैसे कि हमारा फ्रॉग भाई था, तो फ्रॉग भाई में जो एम्ब्रायो है वो फीमेल बॉडी के बाहर डेवलपमेंट होता है एम्ब्रायो का, और वो बढ़ते जाता है और उसका एग जो है जैसे जैसे मुर्गी का था सेम कहानी उसका भी है कि जैसे जैसे उसका
एग के अंदर उसका बॉडी जो है बनते जाता है, एम्ब्रॉयो बढ़ते जाता है। फिर जैसे ही एम्ब्रॉयो उतना बड़ा हो जाता है कि वो अपना एग को फोड़ सके, तो वो फोड़ के बाहर निकल जाता है। और जब हम लोग देखे थे कि फ्रॉग वाले में, तो टेडपोल्स जो है वो जैसे उसका उम्र हो जाता है, यानी कि जैसे हम लोग का बच्चा है ना 2 हफ्ते 3 हफ्ते का, तो वैसे ही उसका जब 1-2 दिन हो जाता होगा, तो वो तैर के पॉन्ड में अपना स्विम करना स्टार्ट कर देता है। फिर उसके मम्मी पापा जो है वो आते हैं और उसको पालते पोसते हैं। अब 2 तरह का एनिमल होता है धरती पर। पहला होता है विविपेरस, दूसरा होता है ओविपेरस। विविपेरस वो एनिमल्स होते हैं जो कि डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं, यानी कि डायरेक्ट जैसे इंसान है तो इंसान के बच्चे को जन्म देगा। जैसे कुत्ता है तो कुत्ता कुत्ते के बच्चे को जन्म देगा, है ना। जैसे कि कैट है तो कैट के बच्चे को देगी। उसी प्रकार से जो एनिमल्स यंग वंस को जन्म देते हैं उसको बोलते हैं विविपेरस एनिमल। वैसे ही जो एनिमल्स एग को ले करते हैं, एनिमल्स विच ले एग आर कॉल्ड ओविपेरस एनिमल। एग्जाम्पल के तौर पे हैन हो गया, फ्रॉग हो गया, है ना, ये सब। अब हम लोग जानते हैं यंग वंस टू एडल्ट्स, यानी कि बच्चा जब जन्म लिया उसके बाद से लेके वो बड़ा कैसे होगा। तो इसका हम लोग एक एग्जाम्पल लेके देखेंगे। हम लोग देखेंगे सिल्क वॉर्म का एग्जाम्पल, ठीक है। सिल्क वॉर्म का एग्जाम्पल ये बहुत ज़्यादा हम लोग जो है सिल्क वॉर्म का स्टोरी तो जानते ही है क्लास 7 से, कि सिल्क वॉर्म में एग होता है, एग के बाद लार्वा बनता है या कैटरपिलर बनता है, उसके बाद प्यूपा, फिर एडल्ट होता है। तो यहाँ पर भी हम लोग उसी की तरह देखेंगे, लेकिन हम लोग इस बार देखेंगे किसका, तो हम लोग देखेंगे फ्रॉग का, है ना, फ्रॉग का देखेंगे। फ्रॉग में एग से लेके एडल्ट स्टेज कैसे पहुँचता है उसके बारे में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो देखो यहाँ फ़ोटो से ही देख लो। पहले इसने दिया एग, यानी कि फ्रॉग ने एग दिया बाहर में। एग से बनेगा अर्ली टेडपोल, छोटा बनेगा, ये मुंडी फाड़ के बाहर निकलेगा। उसके बाद ये टेडपोल बड़ा होते जाएगा, स्विम विम करेगा, है ना, कसरत वगैरह करेगा, फिर बड़ा हो जाएगा, फिर बन जाएगा ये एडल्ट फ्रॉग। फिर वही जो प्रोसेस है, फिर वो घूमते घूमते निकलेगा, है ना। तो ये जो है ये प्रोसेस चलते रहता है। अगर ये प्रोसेस में डिस्टरबेंस हुआ तो दुनिया हम लोगों के लिए ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, ये बात अलग है, ये बात आपके लिए एक है कि ये देखो ये फ्रॉग है ना, ये अर्ली टेडपोल है। ये देखो किसी भी तरह आपको लग रहा है देखने में कि ये मेढक है ना, यानी कि ये फ्रॉग है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब कि ये और ये देखने में काफ़ी अलग होते हैं, बट ये टेडपोल जो है असल में फ्रॉग ही है। उसी प्रकार जो आपका फेस है अभी, या जो आपका शरीर का स्ट्रक्चर है अभी, वो जब आप बड़े हो जाओगे तो वो चेंज हो जाएगा। हो सकता है किसी किसी का बहुत चेंज हो जाएगा, किसी किसी का कम चेंज होगा, बट चेंज सबका होता है, ठीक है। उसी प्रकार से सिल्क में भी जब कैटरपिलर या प्यूपा होता है सिल्क वॉर्म का, तो वो भी एडल्ट्स देखने में काफ़ी ज़्यादा अलग होता है, ठीक है। अब आपने कभी ना कभी तो कुकून से एक बहुत सुंदर ब्यूटीफुल मॉथ निकलते देखा होगा। टेडपोल के केस में, यानी कि फ्रॉग के केस में, ये जो है वो एडल्ट बन जाते हैं और एडल्ट जो है वो जंपिंग और स्विमिंग करने में काफ़ी ज़्यादा कैपेबल होता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। यानी कि यहाँ पर जो लार्वा था उसको, टेडपोल हमारा लार्वा था, ये लार्वा का एडल्ट में चेंज होना धीरे धीरे अचानक से ड्रास्टिक चेंज करके, इसको हम लोग मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या हम लोग भी मेटामॉर्फोसिस करते हैं? बताओ, आप सोच के बताओ। इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेटामॉर्फोसिस यानी कि बच्चे जो छोटे बच्चे हैं, एडल्ट्स यानी कि छोटे बच्चे, लार्वा यानी कि छोटे बच्चे, एडल्ट्स यानी कि बड़ा बच्चा, ये जब ड्रास्टिक चेंज करके चेंज हो जाता है, ट्रांसफॉर्म कर जाता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो हम लोग भी तो बड़े होते हैं, हम लोग भी तो बच्चे थे, हम लोग भी तो बड़े हुए, तो क्या इंसान भी मेटामॉर्फोसिस करता है? यहाँ मेटामॉर्फोसिस क्यों हो रहा था? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है बहुत अलग था। इसके पास ना हाथ है ना पैर है ना, लेकिन अचानक से देखो जब ये एडल्ट बना तो उसके पास हाथ पैर वगैरह सब आ गया। तो अभी आप सोचो और इसका कमेंट सेक्शन में आंसर दो, अभी तुरंत पॉज करके। और अगर नहीं तो मैं बताता हूँ। तो ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उसके पास पहले से ही हाथ रहता है, पैर रहता है, आँख रहता है, मुंडी रहता है, तो इसलिए ह्यूमन बींग्स मेटामॉर्फोसिस जो है वो नहीं करता है। अब हम लोग जानते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में काफ़ी पढ़ा, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने का बारी है। पहले देखो हाइड्रा हो गया, है ना,
एमीबा हो गया, ये सब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया जाता है। तो चलो हम लोग जानते हैं कि इसमें कैसे होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखो हाइड्रा में जो रिप्रोडक्शन होता है वो बडिंग के थ्रू होता है। अब बडिंग क्या होता है आप हमको कमेंट में बताना, ठीक है। हाइड्रा में अगर रिप्रोडक्शन अच्छे से पढ़ना है तो हर हाइड्रा में एक या एक से ज़्यादा बल्ज होगा इस प्रकार का, ठीक है। इसमें बहुत सारा है, इसमें एक है, इसमें एक है। ये जो है वो बल्ज जो है धीरे धीरे डेवलप करता है नया इंडिविजुअल में, उसको बोलते हैं बर्ड्स। बर्ड्स यीस्ट में भी था, हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 7 में, ठीक है। हाइड्रा में नया इंडिविजुअल बनता है और वो सिंगल पेरेंट से ज़्यादा आउटग्रो कर जाता है, ठीक है। यानी कि ये सिंगल पेरेंट था उसका, ये जो है धीरे धीरे बड़ा होके इससे बड़ा हो गया, ये निकल गया, यानी कि इसको संभालने के लायक नहीं बचा, ठीक है। तो इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व था, इसमें या तो मेल है वो, या तो फीमेल है, या कोई नहीं है, बस उसको अकेला का ज़रूरत है, उसको किसी को भी ज़रूरत नहीं। वो गाना था ना, मुझे खुद किसी और की ज़रूरत क्या, तो वही है वो, है ना। उसको किसी और की ज़रूरत नहीं है, वो अकेले रिप्रोडक्शन कर लेता है। तो ऐसे जो रिप्रोडक्शन करते हैं इसको बोलते हैं हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब हाइड्रा से बर्ड्स के थ्रू यहाँ पर रिप्रोडक्शन होता है, तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को बोलते हैं हम लोग बडिंग, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं अमीबा में किस प्रकार होता है। अमीबा भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है। तो अमीबा में देखो ये एक अमीबा है, ठीक है, इसमें एक छोटा सा अंडा है, ठीक है, मतलब कि एक सेल है। तो एमीबा तो खुद एक सेल है ना। और इसमें जो अंडा है ये हम लोग न्यूक्लियस बोलेंगे इसको। अब न्यूक्लियस जो है क्या करता है, खुद ही डिवाइड हो जाता है। ये न्यूक्लियस दो में डिवाइड होना स्टार्ट हुआ। जब ये दो में डिवाइड होगा तो एक सेल में तो एक ही न्यूक्लियस रहेगा ना, तो इसी प्रकार से इस सेल को, यानी कि जो अमीबा है उसको ये डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है। जब ये डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है तो एक अमीबा जो है वो देव अमीबा बन जाता है, और इन दोनों को बोला जाता है डॉटर अमूबे। अमीबे जो है वो एमीबे जो है वो आपका सिंगुलर, और एमीबा जो है वो सिंगुलर है, और एमीबे जो है वो प्लूरल है, ठीक है। इस तरह का जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसको बोला जाता है बाइनरी फ्यूजन, यानी कि ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें एक एनिमल खुद को ही डिवाइड कर लेगा दो इंडिविजुअल में, तो उसको हम लोग बोलेंगे बाइनरी फ्यूजन। तो बडिंग हो गया, बाइनरी फ्यूजन हो गया, और भी अलग अलग मेथड्स होते हैं जिससे कि सिंगल पेरेंट जो है रिप्रोड्यूस करता है यंग वंस को। इसके बारे में आप लोग आने वाले क्लासेस में जानोगे। अब हम लोग थोड़ा सा क्लोनिंग के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। क्लोनिंग एक ऐसा प्रोडक्शन होता है जिसमें एक सेल को पकड़ लो और वैसा ही एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये एक सीप है। अब इस सीप का एक सेल निकाल के एक नया सीप बना दिया गया। ये जो नया सीप बना, इसमें ही ये सारा प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। देखो ये देखने में सेम है ना, इसका सूज भी ऐसा है, इसका भी सूज ऐसा है, फेस भी सेम है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्लोनिंग, ठीक है। क्लोनिंग जो है वो फर्स्ट टाइम किया गया था इयान विलमुट के द्वारा, रॉस्टिन इंस्टीट्यूट ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में। उन्होंने एक सीप था जिसका नाम था डॉली, उसको क्लोन किया था। डॉली का जन्म हुआ था 1996 में, और उन्होंने डॉली को क्लोन किया था। तो डॉली को क्लोन करने के लिए क्या किया गया, एक सेल को निकाला गया उसके फीमेल के मेमोरी ग्लैंड से, और उसको एग निकाला जाएगा ना, क्योंकि उसको फर्टिलाइजेशन करना है। तो एग निकाल के उसका न्यूक्लियस हटा दिया गया एग का, ठीक है। और उस न्यूक्लियस को जो मेमोरी ग्लैंड था उसमें एक अंडा डाल दिया गया, ठीक है। न्यूक्लियस हटा के उसमें अंडा डाल दिया गया और उसका न्यूक्लियस हटा दिया गया, और उस अंडे को, जो बना था अंडा, उसको डाल दिया गया स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव में, ठीक है। अब यहाँ पर अंडा जो है वो नॉर्मल जैसे ग्रो करता है वैसे करना स्टार्ट हुआ। और फिर वहाँ पे डॉली जो है वो बन के तैयार हो गई। डॉली जो अपना है, डॉली का जन्म जो है वो स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव ने दिया था। ये है हमारा स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव, ठीक है। यानी कि इसका अंडा निकाल के न्यूक्लियस हटा दिया गया, इसका न्यूक्लियस इसमें डाल दिया गया, इसको इसमें डाल दिया गया, यहाँ पर आराम से बच्चा बन गया, और ये बन गया हमारा डॉली आ गई। सोचो कितना दिमाग लगाया है लोग, ठीक है। मतलब कुछ भी साइंटिस्ट लोग ने सोचा कि सीधा सीधा हम लोग को नहीं करना है रिप्रोडक्शन भाई साहब, हम लोग को चेंज कर देना है, मतलब भगवान को ही चैलेंज डायरेक्ट, ठीक है।
भगवान भी बोल रहे हैं कि कर लो भाई, जितना करना है तुम लोग को, कर ही रहे हो तो, है ना। तो डॉली जो है उसका एक बड़ी बात यहाँ पर देखने को मिली कि अंडा इसका था, एग इसका था, न्यूक्लियस इसका था, लेकिन इसका कैरेक्टरिस्टिक इसमें बिल्कुल भी नहीं आया। सारा कैरेक्टरिस्टिक इसका आया, यानी कि जिसका अंडा उसका कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो ये देखने को मिला। हालांकि डॉली जो है वो 24 फरवरी 1903 को स्वर्ग सिधार गई, और क्योंकि उसके पास एक लंग डिजीज़ हो गया था। लेकिन डॉली जब हुई तो इससे साइंटिस्ट लोग को बुद्धि आया कि क्यों ना हम लोग और 15-20 ठो इस तरह का करें, है ना। एक का दूसरे जगह का तीसरे जगह करते चले, यानी कि हम लोग क्लोनिंग करें। तो ये था क्लोनिंग के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा इस चैप्टर में, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने में तो अलग ही मज़ा आता है ना। तो अब आपसे मेरा अनुरोध है कि आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी फ्यूजन, बडिंग, एग एम्ब्रायो, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फीटस, इंटरनल फर्टिलाइजेशन मेटामॉर्फोसिस, ओविपरस एनिमल्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पर्म्स, विविपरस एनिमल्स और जाइगोट के बारे में 2-2 सेंटेंस लिखो और कॉपी में, और उसका फ़ोटो खींचो और कमेंट सेक्शन में उसको डाल दो। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ भी पूछना है बताना है तो कमेंट करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।